हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज हम आपकी एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर इज 17 एंड योर चैप्टर नेम इज़ केंद्र सरकार। आज हम केंद्र सरकार के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक काल में एक सरकार अनेक कार्य संपन्न करती है, जैसे बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना, देश के नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा विकास और वृद्धि करना। भारत जैसे विशाल लोकतंत्री देश में शासन कार्य के लिए उचित प्रतिबंध की आवश्यकता होती है। विधायिका द्वारा यह कार्य केंद्र तथा राज्य स्तर पर किया जाता है। जो अंग संस्था कानून बनाने का कार्य करती हैं वह विधायिका कहलाती हैं। इसे भारत में संसद कहा जाता है। जो अंग संस्था इन कानूनों को लागू करती है वह कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद सम्मिलित हैं। जो अंग संस्था इन कानूनों को पालन करवाती है उसे न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका का गठन सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा एवं उनके अधीन न्यायालयों से मिलकर होता है। बच्चों, बात करेंगे संसद की। संघीय विधायिका को संसद कहते हैं। इसके दो सदन होते हैं, लोकसभा निम्न सदन तथा राज्यसभा उच्च सदन। इन दोनों सदनों के सदस्यों को संसदन एमपी कहते हैं। संसद देश की समवर्ती सूची दिए गए विषयों पर कानून बनाती है। संघीय सूची में 97 विषय व समवर्ती सूची में 47 विषय होते हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानून संपूर्ण देश में लागू होते हैं। दिल्ली में संसद भवन स्थित है जो गोलाकार है। इन भवन में केंद्रीय सभागार है जिसके 3 चैम्बर हैं। पहले चैम्बर में लोकसभा, दूसरे चैम्बर में राज्यसभा तथा तीसरे चैम्बर में पुस्तकालय एवं संसदों के लिए स्थान की व्यवस्था की गई है। बात करेंगे बच्चों हम लोकसभा की। आप देख सकते हैं ये संसद भवन का एक चित्र दिया गया है। आप देख कर रहे हैं गोलाकार में दिया गया है। आप पीछे की साइड देखेंगे गोलाकार में है। क्लियर है? लोकसभा को देखेंगे। अब लोकसभा के बारे में बात करेंगे। संगठन संसद का निचला सदन लोकसभा कहलाता है। इसकी रचना जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से की गई होती है। अधिक से अधिक इन सदन में 550 सदस्य हो सकते हैं। इसके लिए 530 सदस्य राज्यों से तथा 28 सदस्यों का चुनाव केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य होते हैं। यहाँ की अवधि बच्चों, लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति से समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। देश में आपातकाल लागू होने पर एक बार में इसकी अवधि 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है, जो अधिक से अधिक 3 वर्षों तक बढ़ सकती है। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों की निर्धारित किया जाता है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीटें अधिक हैं, जबकि गोवा जैसे छोटे राज्य की कम सीटें होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये संसद भवन का चित्र है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा संसद सदस्य के लिए यहाँ की योग्यताएं। किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक होता है। वो कौन कौन सी योग्यताएं होती है बच्चे, इन्हें अच्छे से देखेंगे। वह भारत का नागरिक हो, मतलब सबसे पहले होता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह मानसिक रूप से रोगी, दिवालिया या न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं होना चाहिए। वह चुनाव लड़ने के समय किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। देश के किसी भी भाग की मतदाता सूची में उसका नाम नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक स्थानों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक ही समय में लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। न ही वह एक समय में लोकसभा तथा राज्य विधानसभा का सदस्य हो सकता है। लोकसभा के गठन के पश्चात बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देता है। अन्य शेष दल विपक्ष में होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर। लोकसभा के सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष, स्पीकर तथा एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सामान्य अध्यक्ष शासक दल का एक ही चुना जाता है, लेकिन अध्यक्ष चुने जाने पर उसे निष्पक्ष रूप से कार्य करना होता है। अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर वह सभा की कार्यवाही अध्यक्षता चलाता है। सामान्यतः अध्यक्षता विरोधी दल का होता है। बच्चों, बात करेंगे राज्यसभा की। संगठन
संसद का उच्च सदन राज्यसभा होती है। इसमें अधिक से अधिक 250 सदस्य होते हैं। 238 सदस्य राज्य एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों को चुनकर आते हैं। एक राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नामांकित सदस्यों में कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित होते हैं बच्चों। अवधि, अब बात करेंगे अवधि की। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्यों को प्रति 2 वर्ष बाद सेवा मुक्त रिटायर होना होता है। इसका स्थान लेने के लिए नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडलों के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत संघ का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष के समान ही इसके कार्य होते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो राज्यसभा द्वारा चुना जाता है सभा की कार्यवाही का संचालन करता है। राज्यसभा में चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी अनिवार्य है। इसकी अन्य योग्यताएं लोकसभा के सदस्य के समान होती हैं। राज्यसभा के सदन जिस राज्य से चुने जाते हैं वे राज्य उस राज्य के हितों का रक्षा में संलग्न रहते हैं। वे लोकसभा के सदस्यों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होते हैं, इसलिए वे लोकसभा सदस्यों का दिशा निर्देश कर सकते हैं तथा अधिक नियंत्रण रख सकते हैं। बच्चों, बात करेंगे संसद के कार्य की। कानून बनाने वाली संस्थाओं में संसद का सर्वोत्तम स्थान है। संसद जो कानून बनाती है वह समस्त देशों में लागू किए जाते हैं। संसद को 97 संघीय तथा 47 समवर्ती विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून निर्माण के अतिरिक्त बहुत से अन्य कार्य भी करती है जो निम्नलिखित इस प्रकार है बच्चों। कानून बनाने की प्रक्रिया। नए कानून बनाने तथा वर्तमान कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। संसद द्वारा प्रस्ताव गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है, जबकि मंत्री द्वारा रखे गए प्रस्ताव सरकारी विधेयक कहलाते हैं। किसी भी विधेयक को कानून बनाने से पहले निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरना होता है। दोनों सदनों में, अब यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए बच्चों, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य विधेयक प्रस्तुत करता है और उसके महत्व तथा उद्देश्य की व्याख्या प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर देखेंगे विधेयक पर विस्तार पूर्वक वाद विवाद होता है। इसमें कोई ना कोई भाग हटाने या परिवर्तन के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इसके पश्चात इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। इसकी विस्तृत छानबीन की जाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, सुझावों के लिए पश्चात विधेयक को पुनः ड्राफ्ट किया जाता है। अंतिम रूप से सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आधे से अधिक सदस्यों के समर्थन करने पर भी यह पारित हो जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा, तत्पश्चात इस विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। यहाँ पर भी पहले जैसी प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है। इस सदन द्वारा पास होने पर विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति इसमें किसी भी परिवर्तन का सुझाव दे सकते हैं। अगर वह कोई भी सुझाव नहीं देते हैं तो उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर कोई विधेयक कानून अथवा अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। धन विधेयक, सरकारी आय तथा व्यय से संबंधित बिल धन विधेयक कहलाता है। यह विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बच्चों, अन्य कार्य, अब हम अन्य कार्य के बारे में देखेंगे। सरकारी वित्त नियंत्रण पर संसद देश के धन की संरक्षण। सरकार की वित्तीय योजना बजट कहलाती है। यह सरकार की आय व्यय को प्रदर्शित करती है। बजट के अतिरिक्त धन विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्तीय विधानों को संसद की स्वीकृति प्राप्त होनी आवश्यक होती है। विधायक पर नियंत्रण, संसद का सबसे मुख्य कार्य सरकार द्वारा विधायक पर नियंत्रण करना होता है। अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद किसी भी विभाग के कार्यकलापों के विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं। उस विभाग से संबंधित मंत्री को सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। संसद किसी भी विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकती है, उस पर तुरंत कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। वे किसी भी मंत्रालय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं। अगर वह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो समस्त मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि कोई भी सरकारी महत्वपूर्ण प्रस्ताव अथवा बिल सदन में अस्वीकृत व पराजित हो जाता है तो भी समस्त मंत्रिमंडल त्यागपत्र देना होता है। इससे स्पष्ट होता है कि संसद विधायक पर नियंत्रण रखती है और जनता के हितों की रक्षा करती है। अब बच्चों, बात करेंगे न्यायिक कार्य की।
न्यायिक कार्य, संसद को कुछ न्यायिक संबंधी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, वह राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे उसके पद से हटा सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके किसी भी भ्रष्ट आचरण के असंवैधानिक कार्यों के कारण पद से हटा सकती है। चुनावी कार्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संविधान में संशोधन, अब बात करेंगे बच्चों हम संविधान में किसी भी संशोधन के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है, जबकि कुछ संशोधनों के लिए संशोधन सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अध्यादेश, बात करेंगे बच्चों अध्यादेश की। संसद का अधिवेशन न होने पर यदि किसी कानून को बनाने की आवश्यकता अनुभव होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जो 6 माह तक कानून मान्यता प्राप्त करता है। संसद का सत्र आरंभ होने पर इसका संसद द्वारा अनुमोदित होना जरूरी होता है। अब यहाँ बात करेंगे बच्चों केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति विभाजन की। संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों की शक्तियां निश्चित की गई हैं। इस समय में देश के 3 सूचियां हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों के कानून बनाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। संघीय सूची, बात करेंगे सबसे पहले हम संघीय सूची की बच्चों। इन सूची में दिए गए विषयों को कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को ही है। इस सूची में 97 विषय हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, वायु परिवहन, जहाजरानी, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, विदेशी मामले, संयुक्त राष्ट्र संघ, मौसम विज्ञान, रक्षा विभाग, बेतार का तार, डाक व तार विभाग, टेलीफोन, प्राचीन स्मारक, सिक्के, मुद्रा आदि संघीय सूची में शामिल होते हैं बच्चों। राज्य सूची, इस सूची में 66 विषय होते हैं। 66 विषय दिए गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। इस सूची के मुख्य विषय हैं जेल, पुलिस, अधीनस्थ न्यायालय, सफाई, अस्पताल, मवेशियों का स्वास्थ्य, सड़कें, वन, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि। बात करेंगे अब समवर्ती सूची की। इस सूची में 47 विषय दिए गए हैं जिन पर केंद्र व राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। यदि किसी विषय पर केंद्र तथा राज्य दोनों ने कानून बनाए हैं तो मतभेद की स्थिति में केवल सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इस सूची में मुख्य विषय है श्रम कल्याण, कारखाने, ट्रेड यूनियन, विद्युत, दीवानी व फौजदारी प्रक्रिया आदि। इन सूचियों में जो विषय सम्मिलित नहीं है वे है अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। बच्चों बात करेंगे कार्यपालिका की। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद संघीय कार्यपालिका में शामिल है। इनके अलावा संघीय कार्यपालिका में सिविल सर्विस के विभिन्न विशेषज्ञ और अधिकारी भी शामिल होते हैं। बच्चों बात करेंगे राष्ट्रपति की। भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, मतलब सबसे ऊंचा पद जो होता है बच्चों। राष्ट्रपति भारतीय संघ का मुख्य कार्यकारी अथवा प्रधान होता है। भारत एक गणतंत्र है। भारत जो है एक देश हमारा गणतंत्र है, इसलिए यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। योग्यताएं, राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। मतलब जब हम किसी को राष्ट्रपति बनाएंगे तो उनमें ये योग्यताएं होनी अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, आइए इन योग्यताओं को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। चुनाव के समय उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। केंद्र एवं राज्य सरकार के अंतर्गत वह किसी लाभ के पद पर न हो। यदि वह किसी भी पद पर कार्यरत है तो वह वहां से त्यागपत्र देकर ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है बच्चों, आप समझ गए क्या क्या योग्यताएं हैं। अब बात करते हैं चुनाव की। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। इसे दोबारा चुने जाने के भी अधिकार हैं। यदि वह संविधान के विरुद्ध कार्य करता है उसके पद से हटाया जा सकता है। इसलिए एक विशेष प्रक्रिया होती है जो महाभियोग कहलाती है। राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य, कार्यपालक शक्तियां। राष्ट्रपति भारतीय संघ का मुख्य कार्यकारी है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके सुझाव पर अन्य मंत्रियों नियुक्त करता है। राज्यों के राज्यपाल, कंट्रोल व ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के चीफ कमिश्नरों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह सेना के 3 अंगों के प्रमुखों की भी नियुक्ति करता है। वह राजदूतों की नियुक्ति करता है तथा विदेश राजदूतों का स्वागत करता है। वह विदेशी से संधियां करता है तथा उन पर हस्ताक्षर भी करता है। अब बच्चों बात करेंगे विधायी शक्ति की।
विधायी शक्तियां जो होती हैं बच्चों वो इस प्रकार हैं। संसद का चुनाव होने पर प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है। संसद का सत्र बुलाने तथा समाप्त करने का अधिकार भी उसे ही है। संसद को भंग भी वही करता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। संसद का अधिवेशन न होने पर वह अध्यादेश जारी कर सकता है। युद्ध की घोषणा भी उसी के नाम से की जाती है बच्चों। अब बच्चों बात करेंगे वित्तीय शक्ति की। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना बजट संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। विशेष कार्यों के लिए राष्ट्रपति ही आपातकालीन कोष से धन की व्यवस्था करता है। बात करेंगे बच्चों अब हम न्यायिक शक्ति की। राष्ट्रपति को किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा कम करने से अथवा माफी देने का अधिकार प्राप्त है। आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति आपातकाल में विशेष शक्तियों का उपयोग करता है। निम्नलिखित दशाओं में राष्ट्रपति आपातकालीन घोषित करता है। कौन कौन से हैं बच्चों? वो जब देश पर बाह्य आक्रमण का संकट हो, विद्रोह अथवा गृह युद्ध की वजह से शांति तथा सुरक्षा को खतरा हो, किसी राज्य में अस्थिरता होना या संवैधानिक संकट उपस्थित होना, देश की वित्तीय संकट की स्थिति, ये आपातकालीन शक्तियां होती हैं बच्चों। वित्तीय संकट के कारण आपातकालीन में राष्ट्रपति राज्य कर्मचारियों के वेतन में कमी भी कर सकता है। किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के विफल हो जाने पर उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। राष्ट्रपति की इन सभी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति तो केवल नामात्र का प्रधान होता है। राष्ट्रपति का पद इत्यादि प्रतिष्ठा एवं गौरव का है। वह भारत का प्रथम नागरिक है। सभी सरकारी कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर वह देश का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, आइए बच्चों एक बार इनके बारे में भी हम अच्छे से जान लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो वो 2 अथवा अधिक दल मिलकर अपना नेता चुन लेते हैं। इस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस प्रकार बनी सरकार गठबंधन सरकार के नाम से जानी जाती है बच्चों। केंद्र सरकार सबसे महत्वपूर्ण अंग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। सरकार का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। वह भी सभी मंत्रियों को नियुक्त एवं पदच्युत करता है तथा इसके कार्यों को तालमेल बनाए रखता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के मध्य प्रधानमंत्री की कड़ी का कार्य करता है। प्रधानमंत्री संसद का नेता होता है। संसद में सभी प्रमुख नीतियों से संबंधित घोषणाएं प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री के ऊपर ही सरकार की सफलता असफलता निर्भर करती है। कार्यकाल। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की इच्छा प्रयत ही प्रधानमंत्री एक मंत्रिपरिषद अपने पद पर कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोकसभा में बहुमत रहने तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। कार्य। सरकार के नेता के रूप में प्रधानमंत्री ही देश के एक विदेशी मामलों का प्रबंध करता है। मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री का स्तर ऊंचा होता है। वह गृह, रक्षा, वित्त, रेलवे, उद्योग आदि प्रमुख विभाग सौंपे जाते हैं। किसी विभाग का स्वतंत्र कार्यभार राज्य मंत्रियों को दिया जाता है। कैबिनेट एवं राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री होते हैं। बच्चों बात करेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व की। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल कार्य करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए निर्णय के लिए प्रत्येक मंत्री जिम्मेदार होता है। मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री अथवा अन्य किसी भी मंत्री के विरुद्ध यदि संसद अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रियों के विचारों में भिन्नता होने पर भी इसे प्रकट नहीं कर सकते हैं। परस्पर सहयोग के आधार पर वे अपना कार्य करने पर इसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। बच्चों इसमें तथ्य देख लेते हैं एक बार हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के शासन कार्यों के लिए उचित प्रबंध की आवश्यकता होती है। विधायक द्वारा यह कार्य केंद्र तथा राज्य स्तर पर किया जाता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सम्मिलित होते हैं। बच्चों बात करते हैं यहाँ संघीय विधायकों को संसद कहते हैं। इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। नेक्स्ट है बच्चों सरकारी आय व व्यय से संबंधित बिल धन विधेयक कहलाता है। राष्ट्रपति भारतीय संघ का मुख्य कार्यकारी होता है। सो बच्चों ये था आपका बहुत लेंथी चैप्टर और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।